हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीति शास्त्र का एक नया चैप्टर में हम देखेंगे आत्मपूर्णतावाद, जिसे परफेक्शनिज्म कहते हैं। तो ये हमारे नीति शास्त्र के अनुसार आत्मपूर्णतावाद क्या है और किस तरह से यह प्रभावित करता है नीति शास्त्र को। तो आज इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो पश्चिमी विचारक है हीगल, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मपूर्णतावाद को नीति शास्त्र से जोड़ने का कार्य किन्होंने किया था? हमारे हीगल ने किया था। तो हमारे हीगल की बात करें तो हीगल का जन्म हमारे 1770 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1831 में हुई थी। तो ये हमारे एक जर्मन दार्शनिक थे और इन्हें जर्मन आदर्शवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। उनके जो विचार है ये दर्शन, राजनीति, इतिहास और नैतिकता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जो उनके विचार है ये हमारे दर्शन, राजनीति, इतिहास और नैतिकता, इन पे क्या करते हैं? गहरा प्रभाव डालते हैं। हीगल एक क्या है? आदर्शवादी विचारक है। उनका दर्शन क्या है? ब्रह्मांड के विकास को एक पूर्ण चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। जो उनका दर्शन है ये क्या करता है? ब्रह्मांड के विकास को एक पूर्ण चेतना के रूप में देखता है। पूर्ण चेतना की जो अभिव्यक्ति है उसके रूप में देखता है। तो आप चित्र में हीगल का चित्र देख सकते हो। अब हम बात करें जगत की, तो जगत का परम तत्व क्या? पूर्ण चैतन्य। जगत का परम तत्व पूर्ण चैतन्य, मतलब हीगल के अनुसार जगत का परम तत्व पूर्ण चैतन्य है। यह पूर्ण चैतन्य जगत की सभी वस्तुओं में उपस्थित होता है। क्या? ये जो पूर्ण चैतन्य है ये जगत की सभी वस्तुओं में उपस्थित है। फिर अभिव्यक्ति के स्तर की बात करें तो जड़ तत्व में भी पूर्ण चैतन्य उपस्थित होता है, परंतु वह क्या है? अभिव्यक्ति की अवस्था में नहीं होता। जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है पूर्ण चैतन्य की अभिव्यक्ति का स्तर भी बढ़ता जाता है। जैसे जड़ तत्व है, जैसे पत्थर, वस्तुएं, इनमें भी क्या पूर्ण चैतन्य होता है, लेकिन वो क्या अभिव्यक्ति की अवस्था में नहीं होता है। फिर सर्वोच्च अभिव्यक्ति की बात करें तो वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों में क्या? वनस्पति, जीव जंतु और मनुष्यों में पूर्ण चैतन्य अधिक अभिव्यक्त अवस्था में होता है। मनुष्य क्या? पूर्ण चैतन्य की वर्तमान में सर्वोच्च अभिव्यक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। क्या? मनुष्य क्या है? हमारे पूर्ण चैतन्य की वर्तमान में सर्वोच्च अभिव्यक्ति की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। बात करें हीगल के अनुसार ईश्वर की संकल्पना की, तो ईश्वर क्या? पूर्ण चैतन्य की पूर्ण अभिव्यक्ति की अवस्था होती है। ईश्वर क्या होता है? पूर्ण चैतन्य की पूर्ण अभिव्यक्ति अवस्था होती है, अर्थात ईश्वर मनुष्य की ही सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानी जाती है। ईश्वर क्या होता है? मनुष्य की ही सर्वोच्च अभिव्यक्त अवस्था मानी जाती है। हीगल के लिए बात करते, हीगल के लिए ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं होती, बल्कि यह पूर्ण चैतन्य का अंतिम और सबसे विकसित रूप होता है। हीगल की बात करते, हीगल क्या? ईश्वर को अलग से कोई सत्ता नहीं मानता था, बल्कि हीगल क्या कहता था कि ईश्वर क्या है? ईश्वर पूर्ण चैतन्य के अंतिम और सबसे विकसित रूप होता है। हीगल की बात करते, हीगल के अनुसार नैतिकता के 3 स्तर होते हैं। हीगल की बात करते, हीगल के अनुसार नैतिकता के 3 स्तर होते हैं। तो हीगल के अनुसार नैतिकता के 3 स्तर होते हैं जो क्या है? चेतना के विकास से जुड़े हुए होते हैं। पहले स्तर की बात करें तो पहले स्तर को हम आरंभिक अवस्था या फिर आत्मनिष्ठ विचार भी कह सकते हैं, जैसे सब्जेक्टिव मॉरलिटी भी कह सकते हैं। यह आरंभिक अवस्था है। तो ये आत्मनिष्ठ चेतना की अवस्था होती है। ये क्या होती है? हमारी आत्मनिष्ठ चेतना की अवस्था होती है। व्यक्ति इस अवस्था में क्या करता है? व्यक्ति क्या करता है? व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों को विरोधाभासी मानता है। क्या करता है? व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों को विरोधाभासी मानता है और व्यक्तिगत हितों को ज़्यादा महत्व देता है। यह नैतिकता की निम्न अवस्था होती है। ये कैसी अवस्था होती है? नैतिकता की सबसे नीचे की अवस्था, ये निम्न अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति का ध्यान केवल अपने ऊपर ही केंद्रित होता है। व्यक्ति का ध्यान कहाँ होता है? सिर्फ अपने सुखों के ऊपर या अपने ऊपर ही केंद्रित होता है। दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था होती है हमारी आत्म प्रेरणा की अवस्था, जिसे हम वस्तुनिष्ठ नैतिकता या ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी कहते हैं। तो यह वस्तुनिष्ठ चेतना का स्तर है। यह क्या? हमारी वस्तुनिष्ठ चेतना का स्तर है। व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि सामाजिक हितों और व्यक्ति हितों में विरोधाभास नहीं है। व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है कि सामाजिक हितों और व्यक्तिगत हितों में क्या विरोधाभास नहीं है, बल्कि सामाजिक हितों की पूर्ति से ही व्यक्तिगत हितों की पूर्ति भी होती है। इससे सामाजिक हितों की पूर्ति से क्या होता है? व्यक्तिगत हितों की पूर्ति होती है। हालांकि हीगल क्या है? इसे पूर्ण नैतिकता की अवस्था अब भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अभी भी सामाजिक हितों और व्यक्तिगत हितों को अलग अलग मानता है। भले ही वे एक दूसरे से पूरक क्यों ना हो, लेकिन उनकी नज़र में अभी भी ये द्वैत है, मतलब अलग अलग है। ये दूसरी अवस्था हमारी कौन सी? ऑब्जेक्टिव मॉरलिटी या आत्म प्रेरणा की अवस्था। तीसरी अवस्था आती है हमारी अंतिम अवस्था, जिसे पूर्ण चैतन्य की अवस्था कहते हैं, या फिर अंतिम अवस्था या एब्सोल्यूट मॉरलिटी। तो ये पूर्ण चैतन्य की अवस्था है।
व्यक्ति को इसमें यह ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण चैतन्य ही सत्य है। जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि क्या होता जाता है कि पूर्ण चैतन्य ही सत्य है। इस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ सामाजिक हितों के लिए कार्य करता है। इस स्थिति में व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ सामाजिक हितों के लिए कार्य करता है। वह व्यक्तिगत हितों के बारे में सोचता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसका व्यक्तित्व अस्तित्व, जो उसका व्यक्तिगत अस्तित्व है और हित पूर्ण चैतन्य यानी कि समाज या और राज्य, इसी में निहित है। क्योंकि लास्ट में जाके उसे एहसास होता है कि उसका जो व्यक्तिगत अस्तित्व है और हित है, ये पूर्ण चैतन्य में ही निहित है। और ये स्व और पर, इनके भेद के विलय की अवस्था है। मतलब इसमें स्व और पर दोनों के भेद खत्म हो जाते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं। अब हीगल को याद किया जाता है उनके द्वंद्वात्मक सिद्धांत के लिए, डायलेक्टिकल थ्योरी के लिए। तो हीगल का द्वंद्वात्मक सिद्धांत उनके पूरे दर्शन का आधार है और विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। उनके अनुसार देखें तो विकास की प्रक्रिया क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक त्रिकोणीय प्रक्रिया में होता है। उनके अनुसार क्या है, विकास क्या होता है, एक त्रिकोणीय प्रक्रिया में होता है। बात करें कैसे, कि सबसे पहले एक वाद होता है। क्या होता है, एक वाद होता है। जैसे चित्र में भी आप देख सकते हैं, एक वाद होता है जिसमें कुछ कमियां होती है, जिसके कारण क्या एक प्रतिवाद अस्तित्व में आता है। तो एक वाद होता है या एक विचार होता है जिसमें थोड़े समय बाद कुछ कमियां आ जाती है, तो उसको विरोध में क्या होता है, एक प्रतिवाद जन्म लेता है। फिर वाद और प्रतिवाद में एक द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई चलती है, जिसके कारण क्या विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और एक संवाद अस्तित्व में आता है। तो इस संवाद आ गया। फिर ये संवाद आता है, तो संवाद भी कभी भी पूर्ण नहीं होता, इसलिए वह पुनः वाद बन जाता है और एक नया प्रतिवाद अस्तित्व में आता है। ये संवाद वापस वाद बन जाएगा, फिर एक प्रतिवाद निकल के आएगा और इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। यह प्रक्रिया क्या है, चलती रहेगी। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लिया जाए, अर्थात जब तक पूर्ण चैतन्य पूरी तरह से अभिव्यक्त ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। इसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत कहते हैं। चित्र में भी आपने यही देखा। फिर देखें हम राज्य के अस्तित्व की व्याख्या द्वंद्व सिद्धांत के अनुसार। तो द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग राज्य के अस्तित्व की व्याख्या करने के लिए भी किया जा सकता है, जिसमें दो होते हैं एंटिटी। कौन कौन है, एक तो हमारे परिवार है, जो एक वाद है जिसमें परार्थ का गुण होता है और ये सीमित होता है। सीमित का मतलब कुछ लोगों तक ही सीमित होता है परिवार, लेकिन इसमें क्या होता है, परार्थ का गुण होता है। समाज क्या है, इसका एक प्रतिवाद है। तो यहाँ परिवार है, यहाँ समाज है। समाज क्या है, प्रतिवाद है, जिसमें स्वार्थ और परार्थ दोनों के गुण होते हैं और ये कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। इसमें स्वार्थ और परार्थ दोनों के गुण होते हैं। इन दोनों में, मतलब समाज और परिवार की बात करें तो दोनों में परिवार के संकीर्ण परार्थता और समाज की व्यापक स्वार्थपरता, इन दोनों के बीच द्वंद्व चलता है। तो विकास की प्रक्रिया आगे चलती है और राज्य अस्तित्व में आता है। इसके बाद क्या आता है, राज्य अस्तित्व में आएगा। राज्य में क्या, परार्थ और सार्वभौमिकता के दोनों गुण होते हैं। राज्य में क्या होता है, परार्थ और सार्वभौमिकता दोनों गुण होते हैं। हीगल के लिए बात करते हैं, हीगल के लिए राज्य पूर्ण नैतिकता की अवस्था होती है, अर्थात राज्य के लिए किए गए कार्य, सभी कार्य नैतिक होते हैं। राज्य के द्वारा किए गए सारे कार्य क्या कैसे होते हैं, नैतिक होते हैं। यह राज्य की सर्वोच्चता पर हीगल के विचार होते हैं ना, उस पर जोर देता है। क्या राज्य की जो सर्वोच्चता है उस पर जो हीगल ने विचार दिए हैं, उस बात पर जोर देता है। फिर बात कर, राज्य की तुलना ईश्वर से की गई है। हीगल ने राज्य की तुलना किससे की है, ईश्वर से की है। उनका प्रसिद्ध कथन था क्या, कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य क्या, पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। यह इस बात पर जोर देता है कि राज्य नैतिक और तार्किक विकास का उच्चतम बिंदु होता है। राज्य क्या होता है, नैतिक और तार्किक विकास का उच्चतम बिंदु होता है। उन्होंने एक कथन दिया था, जीने के लिए मरो। क्या, उन्होंने एक कथन दिया था, जीने के लिए मरो। मतलब हीगल का एक और प्रसिद्ध कथन है कि जीने के लिए मरो। तो ये व्याख्या हमारे ईसाई धर्म में की गई थी। ये व्याख्या कहाँ की गई थी, ईसाई धर्म में की गई थी। यहाँ जीने का अर्थ है कि आत्मा को सशक्त करना और शरीर की आवश्यकताओं को कम करना। यहाँ जीने का मतलब क्या होता है, आत्मा को सशक्त करना और शरीर की आवश्यकताओं को कम करना। परंतु हीगल के अनुसार जीने का अर्थ है बौद्धिक पक्ष को सशक्त करना और मरने के लिए भावनात्मक पक्ष का दमन करना। मतलब आप अपने बौद्धिक पक्ष को तो सशक्त करो और भावनात्मक पक्ष का दमन करो। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपनी निम्न और भावनात्मक और सहज इच्छाओं का त्याग करना चाहिए और उच्चतर तार्किक और सार्वभौमिक चेतना की ओर बढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं जीने के लिए मरो। उनका एक और कथन था, मनुष्य बनो और अन्य मनुष्यों का सम्मान करो। तो हीगल का एक और अन्य महत्वपूर्ण कथन है कि मनुष्य बनो और अन्य मनुष्यों का सम्मान करो। इसके अनुसार मनुष्य का भावनात्मक पक्ष पशुता का प्रतिनिधित्व करता है और बौद्धिक पक्ष मनुष्यता का प्रतिनिधित्व करता है।
तो मनुष्य बनने का अर्थ है कि बौद्धिक पक्ष को सशक्त करो और भावनात्मक पक्ष का दमन करो। यह हमारे बौद्धिक विकास और आत्मनियंत्रण के माध्यम से पूर्ण चेतना की ओर बढ़ने की प्रक्रिया पर जोर देता है। तो ये क्या करता है, हमारे बौद्धिक पक्ष को सशक्त करने की बात कहता है और भावनात्मक पक्ष का दमन करने की बात करता है। यह हमारे बौद्धिक विकास और आत्मनियंत्रण के माध्यम से पूर्ण चेतना की ओर बढ़ने की प्रक्रिया पर जोर देता है। हीगल की बात करते हैं। हीगल का दर्शन एक जटिल लेकिन शक्तिशाली प्रणाली है जो हमारे ब्रह्मांड, इतिहास और नैतिकता को एक सतत विकासशील प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, पूर्ण चेतना की प्राप्ति करना होता है। तो इस तरह आज हमने हीगल का दर्शन शास्त्र देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।